नमस्कार मित्रों। आज कृषि के अंतर्गत हम दूसरे दिन आपके सामने लाए हैं कृषि के प्रकार के बारे में। हमने इससे पहले कृषि के बारे में पढ़ा था, कृषि की जो तकनीक थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। सबसे ऊपर आप देखिए झूम कृषि। झूम कृषि जिसको हम स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, पिछले अध्याय में हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया था। इसके अन्य नाम भी हैं। म्यांमार में इसको तुंगिया, वहीं दूसरी ओर तमराई थाईलैंड में बोलते हैं, चेन्ना श्रीलंका में बोलते हैं। ये कई नामों से जानी जाती है। आप हमारा पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको ये नाम अवश्य दिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं निर्वाहक कृषि की। निर्वाहक कृषि मतलब अपने निर्वाह के लिए जो हम कृषि करते हैं, इसमें विशेष तौर पर खाद्यान्नों का ही इस्तेमाल होता है। निर्वाहक कृषि से आप समझिए हम उन फसलों को बोएंगे जिन्हें हम अपने हित के लिए, अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब व्यापार के मकसद से बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसा गरीब क्षेत्रों में होता है कि किसान अपने भोजन की व्यवस्था खुद करता है। वह व्यापार के उद्देश्य से फसल नहीं बोता, वो उतने ही उसके पास जमीन होती है कि अपना निर्वाह कर सके। इस तरह की हम कृषि को कहते हैं निर्वाहक कृषि। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक यानी बागानी कृषि की। देखिए, निर्वाहक कृषि में आप अपने लिए ही उत्पादन करते हैं, अपने भोजन के लिए। उसके अतिरिक्त जब हम व्यापार के मकसद से फसल बोते हैं तो हम उसको वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं, क्योंकि आप कुछ फसलों को आप अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप गन्ने का उदाहरण लीजिए। किसान गन्ना बोता है, क्या गन्ना खुद खाता है? नहीं, वो ट्रॉलियों में, मंडियों में बेचता है। उसका मकसद कृषि से लाभ अर्जित करना होता है, कृषि के माध्यम से धन अर्जित करना होता है। ऐसी फसलों को व्यापारिक फसलें कहा जाता है। चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो कपास हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, ये सारी फसलें, जूट, ये सारी फसलें व्यापारिक और वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आती हैं, जिनका प्रयोग आप खाद्यान्न के तौर पर नहीं करते बल्कि व्यापार के उद्देश्यों से जिनको हम बोते हैं। तीसरी फसल आती है गहन कृषि। गहन कृषि से तात्पर्य है सघन कृषि से। इसके बारे में आप समझिए। गहन कृषि का मकसद ये है कि आपके पास छोटा सा एरिया है और आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उस छोटे से एरिया में उत्पादकता बढ़ाएंगे। उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप वहाँ पर अत्यधिक श्रमिक लगा देंगे, पूंजी लगाएंगे। सोचिए, आप इस छोटी सी जगह पर आपको शस्य शांता 100% से 200% करनी है, उत्पादकता बढ़ानी है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपको अत्यधिक श्रमिक और अत्यधिक पूंजी लगाकर उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। इस कार्य में प्रति श्रमिक उत्पादन कम होता है, यानी कि श्रमिक अत्यधिक संख्या में लगाए जाते हैं, जिससे जहां 5 श्रमिक लगने थे वहां जल्दी के लिए 10 श्रमिक लगाए जाते हैं। एक ही क्षेत्र में 2 या 3 फसलें बो दी जाती हैं, जिससे फसल तो ज़्यादा हो जाती है, पर अत्यधिक श्रमिक के कारण इसमें प्रति श्रमिक उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन अत्यधिक होता है सघन खेती में, यानी कि गहन खेती में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान में मिलता है। जापान में गहन खेती अत्यधिक की जाती है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए गहन खेती का सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, तो राइट आंसर इज जापान। अब हम बात करते हैं विस्तृत और वाणिज्यिक कृषि की। अभी आपने गहन खेती के बारे में पढ़ा, ठीक इसके अपोजिट है विस्तृत और वाणिज्यिक खेती। यहाँ पर क्या होता है, भूमि की बहुत बड़ी मात्रा होती है, भूमि बहुत ज़्यादा खाली होती है, और उस भूमि में आप क्या करते हैं, मतलब आप एक बहुत बड़ी मात्रा में जब भूमि होती है, आपको अत्यधिक श्रमिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उस परिस्थिति में आपका प्रति श्रमिक उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन उतना नहीं होता जितना सघन में होता है। सघन खेती के ठीक अपोजिट, इसमें आप क्या करते हैं, अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण और टूल्स की मदद से आप खेती करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि आपके पास होती है। जैसे रूस, कनाडा, इन क्षेत्रों में श्रमिक कम है लेकिन क्षेत्र ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर विस्तृत वाणिज्यिक कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी कृषि की। पारिस्थितिकी कृषि वो कृषि है जिसके अंतर्गत आप मिट्टी की उर्वरकता को खराब नहीं करते। आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल, रसायन का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे आप उस समय तो केमिकल्स डाल के अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, परंतु आगे के लिए वो मिट्टी अनुपजाऊ ना हो जाए, उर्वरकता खत्म ना हो जाए, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप जैविक केंचुओं का, कंपोस्ट खाद का, गोबर गैस का, इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे भले ही उत्पादन कम हो लेकिन मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। ऐसी कृषि को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी कृषि। अगला है पशुपालन कृषि। आपने पशुपालन कृषि को भारत में भी देखा होगा। भारत के कई क्षेत्रों में पशुपालन के लिए बरसीम बोया जाता है। इस तरह की खेती जो सिर्फ पशुपालन के उद्देश्यों से की जाती है। अमेरिका में मक्का बोया जाता है। आप सोचिए, अमेरिका में मक्का का उत्पादन इतना अत्यधिक होता है कि वो खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त जानवरों को खिलाया जाता है। इस तरह की फसलें जो हम तैयार करते हैं
चरागाह के लिए, पशुओं के चारागाह के लिए, मैदानी क्षेत्रों में पशु जिसमें चरागाह कर सके, या पशुओं के लिए हम मक्का बरसीम बो सके, इस तरह की कृषि को हम बोलते हैं पशुपालन कृषि। अगला है सहकारी कृषि। जिन क्षेत्रों में छोटे छोटे जोत होते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है कि अलग अलग तरह की किस्म की फसलें बोने से किसानों को उतना लाभ अर्जित नहीं होता, या जो भूमिहीन होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती है परंतु उनके पास कृषि करने की इच्छा होती है, खेती करने की इच्छा होती है, उनको जमीन नहीं मिल पाती, तो क्या करता है किसान अत्यधिक लाभ अर्जित करने के लिए उन भूमिहीनों को अपनी जमीन का टुकड़ा दे देते हैं और खुद आराम से उनका एक हिस्सा ले लेते हैं, जिससे किसान अपनी सहभागिता निभा पाता है, छोटे किसान खेती कर पाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बहुत छोटे छोटे जोत मिलाकर एक बड़े जोत में एक जैसी खेती होती है, जिससे उत्पादन अत्यधिक होता है। इस तरह से अत्यधिक लाभ अर्जित करने के लिए हम सब मिलकर एक समुदाय टाइप की हम खेती करते हैं। इस तरह की खेती को हम सहकारी कृषि बोलते हैं। जीरो फार्मिंग में होता है, अब आखिरी जो जीरो फार्मिंग है, जीरो फार्मिंग में होता है 3 वर्षों तक जैविक कृषि की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी कि ये वही प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप एक भी केमिकल या रासायनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। और इसके अतिरिक्त एक रोपड़ कृषि होती है जिसमें आप फलों का उत्पादन करते हैं। रोपड़ में आप क्या करते हैं कि आप एक बार आपने बो दिया तो आप 5-6 साल तक उसको काट नहीं सकते, फलों के उत्पादन में खासतौर पर। अब आपने आम का पेड़ लगा दिया तो क्या आम का पेड़ आप हर साल कटाई करेंगे क्या उसकी? नहीं करेंगे। इस तरह की कृषि को हम रोपड़ कृषि बोलते हैं। इनमें फलों का और फूलों का उत्पादन अत्यधिक माना जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी जो हमारी मृदा है उसकी उर्वरकता कैसे बनी रहती है, और जो हमारे पौधे हैं इनको क्या क्या आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। एनपीके खाद का आपने नाम सुना। जो हमारी मृदा होती है उसकी उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो में अवश्य देखना चाहिए कि हमने बताया था द्विचक्रीय फसलें, त्रिचक्रीय फसलें, बहुफसलीय, उसमें हमने बताया था कि एक फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक रूप से अपनाई जाती है। खास तौर पर दलहने, दालों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि अब मृदा को नाइट्रोजन मिलता कहाँ से है? बरसात के माध्यम से। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। बरसात के माध्यम से वो जमीन के अंदर घुलती है और जमीन के अंदर घुलने के बाद राइजोबियम नाम का जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है, उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया अमोनियम में, यानी NH3 में। अमोनिया में देखिए राइजोबियम है, राइजोबियम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ये नाइट्रेट बन जाता है NO3-, NO4-, और ये उसके बाद प्रोटीन बनकर के हमारे पेड़ में आ जाता है, पेड़ में आ जाता है प्रोटीन बन के। और प्रोटीन हम जब खाते हैं उसके बाद हम जब मल के रूप में बाहर निकालते हैं वहाँ से ये फिर से जमीन में चला जाता है। ये नाइट्रोजन साइकिल है। हम विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ रहे, फिर भी नाइट्रोजन की आवश्यकता जमीन को होती है, तभी वो खेती के लिए भी उपयुक्त मृदा मानी जाती है। उसके अलावा फास्फोरस, पोटैश, इनकी आवश्यकता भी मृदा को होती है। अब हम बात करते हैं संसार की प्रमुख फसलों के बारे में। कौन कौन सी फसलें हैं, किस जलवायु में होती हैं और क्या उनका किन देशों में उनका उत्पादन होता है। तो मित्रों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। मैं एक काम करता हूं, इस मानचित्र को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे चावल की।